नमस्कार। मैं गुरनाम सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय घरौंडा में कार्यरत हूँ। इतिहास विषय में आज का हमारा टॉपिक है सातवाहन वंश। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 60 ईस्वी पूर्व से लेकर 250 ईस्वी पूर्व तक आधुनिक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ऊपरी कर्नाटक के क्षेत्रों में जिसने शासन किया। यह मातृसत्तात्मक साम्राज्य था। पुराणों में आंध्र सातवाहन को आंध्र जातीय या आंध्र मूल्य शब्द भी इसके लिए प्रयोग किया गया है। इस वंश के अभिलेखों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। इस वंश के अभिलेखों में इनके लिए सातवाहन शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वंश के लिए कुछ अभिलेखों में शालिवाहन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। इससे मालूम होता है कि आंध्र देश में रहने के कारण इन्हें आंध्र देशीय कहा गया है। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र शातकर्णी को क्षत्रियों के गर्व और मान का मर्दन करने वाला ब्राह्मण कहा गया है। सेनाट महोदय सातवाहन वंश को ब्राह्मण वंश मानते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच रहने वाले लोगों को आंध्र कहा गया है। इत्रीय ब्राह्मण में इन्हें आर्येतर कहा गया है और मैगस्थनीज में इनकी समृद्धि का विवरण मिलता है। आंध्र के लोग अशोक के राजनैतिक प्रभाव में थे। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद वे स्वतंत्र हो गए, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। सातवाहन अपने अभिलेखों में सदा अपने को सातवाहन या शातकर्णी कहते हैं। डॉक्टर सुखथंकर के अनुसार सातवाहन बेलारी जिले के निवासी थे। डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार वे लोग मध्य देश के निकट दक्षिण की भूमि में बसते थे। सातवाहनों ने अपनी शक्ति मजबूत कर आंध्र को अपने अधीन किया होगा और उनकी शक्ति कृष्णा तथा गोदावरी के बीच तक सीमित रही होगी। तभी वे आंध्र सातवाहन नाम से प्रसिद्ध हुए होंगे। अधिकतर विद्वान महाराष्ट्र को सातवाहनों का मूल स्थान मानते हैं क्योंकि बहुसंख्यक अभिलेख वहीं से प्राप्त हुए हैं। सातवाहनों की उत्पत्ति। कण्व वंश के शासन का अंत 27 ईस्वी पूर्व में हुआ। उसके बाद ही सातवाहनों का प्रारंभ हुआ। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि आंध्रों ने 450 वर्ष तक राज्य किया। इस आधार पर कुछ विद्वान सातवाहनों का प्रारंभ ईसा पूर्व 3री शताब्दी से मानते हैं। वायु पुराण में सातवाहनों की शासन अवधि मात्र 300 वर्ष है। भंडारकर के अनुसार सातवाहनों का प्रारंभ 72-73 ईस्वी पूर्व में हुआ। वायु पुराण के अनुसार उस वंश में 19 राजा हुए। मत्स्य पुराण के अनुसार 30 राजा। इस वंश का सबसे प्रथम शासक था सिमुक। पुराणों में सातवाहनों के संस्थापक का नाम सिंदुक, सिमुक और सिप्रक मिलता है। मूल शब्द के व्यवहार से यह अनुमान लगाया जाता है कि स्वतंत्र शासक होने के पूर्व वह किसी का सामंत रहा होगा। फिर भी इसकी शासन अवधि कुछ निश्चित नहीं है। कुछ इतिहासकार इस वंश की शुरुआत 60 ईस्वी पूर्व से मानते हैं और
सिमुक का शासन 60 ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी पूर्व के बीच में मानते हैं। माना जाता है कि उन्होंने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा का वध किया और शुंगों की अवशिष्ट शक्ति नष्ट कर अपने राज्य अपने अधीन किए। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर प्रतिष्ठान या पैठन नाम की नगरी थी। नासिक के आसपास का क्षेत्र भी उसके राज्य में था। इस वंश का दूसरा शासक था कृष्ण। नासिक के अभिलेख से पता चलता है कि उसने शासनकाल में किसी व्यक्ति ने वहां एक दरिगृह बनाया। नासिक पर कृष्ण की सत्ता बनी रही। कुछ लोग इसे सिमुक का पुत्र भी कहते हैं। सिमुक ने 23 वर्ष तक और कृष्ण ने केवल 18 वर्ष शासन किया। इसके बाद शातकर्णी प्रथम, जो सातवाहन वंश का सर्वप्रथम प्रतापी शासक था, पुराणों में इसे कृष्ण का पुत्र कहा गया है। नानाघाट अभिलेख में इसे सिमुक सातवाहनस वंशवधनस अर्थात सिमुक सातवाहन के वंश को बढ़ाने वाला कहा गया है। अपने प्रभाव के कारण महाराष्ट्र के महारथी की पुत्री नागनिका से इसका विवाह हुआ। वैवाहिक संबंधों के कारण इसने अपनी शक्ति को बढ़ाया। नानाघाट अभिलेख में शातकर्णी को वीर, सूर आदि कहा गया है। दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों को जीतकर उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। इन विजयों के उपलक्ष्य में शातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनका उल्लेख नानाघाट अभिलेख में मिलता है। सांची अभिलेख में भी राजा शातकर्णी का वर्णन है। इससे यह ज्ञात होता है कि पूर्वी मालवा पर शातकर्णी का अधिकार था। शातकर्णी प्रथम की रानी के एक अभिलेख में उन्हें दक्षिणापथ का अधिस्वामी कहा गया है। शातकर्णी ने उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार दृढ़ किया और वहां उन्होंने मालवा शैली की गोल मुद्राएं चलाई। खारवेल का वह समसायिक था। बौद्ध ग्रंथ वीरचरित में भी प्रतिष्ठान के शासक शातकर्णी का वर्णन है, उसके पुत्रों का भी। कुछ सातवाहन मुद्राओं पर सीरी 7 मिलता है। शातकर्णी का शासन मात्र 9 वर्ष का था, फिर भी अपने समय में वह सातवाहन सत्ता का वास्तविक उत्कर्ष कर गया। मालवा, नर्मदा के दक्षिण क्षेत्र, विदर्भ, मध्य भारत आदि प्रदेशों को जीतकर उसने अपने साम्राज्य के अधीन किया। कलिंग से उसके राज्य की सीमा मिलती थी। उत्तरी कोंकण, काठियावाड़, ऊपरी दक्कन भी उसके राज्य के अंतर्गत थे। सातवाहन वंश का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण शासक था यज्ञश्री शातकर्णी। पुराणों के अनुसार गौतमीपुत्र के 35 वर्ष बाद यह शासक हुआ। इसका समय 120 ईस्वी रख सकते हैं। लगभग 27 वर्ष इसने शासन किया। बहुत ही पराक्रमी था। इसने उन सभी प्रदेशों को जीत लिया जिन्हें शकों ने इसके पूर्वजों से छीन लिया था। गुजरात, काठियावाड़, पूर्वी और दक्षिणी मालवा, मध्य प्रदेश,
और आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में मिली मुद्राओं से यह ज्ञात होता है। शकों के ऊपर विजय का श्रेय भी इसको जाता है। इसके समय में बहुत व्यापारिक उन्नति हुई। इसके सिक्कों पर मछली, जहाज और शंख के चित्र हैं। मुद्रा पर जहाज की आकृति से स्पष्ट है कि उसका राज्य समुद्र तट तक फैला हुआ था। यह अपनी प्रजा को समुद्री व्यापार में सहायता देता था। इसके राज्य की सीमाएं पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तक थी। दो 250 ईस्वी के आसपास इस साम्राज्य का पतन हो गया। इसके पतन के कारण मुख्य तौर पर ये हैं। आंध्र और शकों में बहुत लंबी अवधि तक युद्ध चलता रहा, जिससे आंध्रों की शक्ति दिन प्रतिदिन दुर्बल होती गई। आंध्रों के शासनकाल में ही भारत के पश्चिम प्रदेशों में आभीरों की प्रबल शक्ति का उत्थान हो रहा था। जब महाराष्ट्र पर आभीरों ने अपना अधिकार स्थापित किया तो आंध्रों को वहां बड़ी ठेस लगी। दक्षिण भारत में इक्ष्वाकु और पल्लवों ने अपनी शक्ति का विस्तार कर आंध्रों के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। स्पष्ट रहे, आंध्र शब्द सातवाहनों के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि पुराणों में इस वंश का नाम आंध्र वंश है। 235 से 240 ईस्वी के बीच महाराष्ट्र पर आभीर राजा ईसरसेन का अधिकार हो गया था। इक्ष्वाकु शासन वीर पुरुषदत्त ने नागार्जुनकोंडा के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण कर अपनी शक्ति और सत्ता का परिचय दिया। चुटुकुल, जिसका राज्य दक्षिण पश्चिमी भारत में था, इस वंश को मुरानंद ने पराजित किया और इसके बाद 2 राजा हुए। इस राज्यकाल में पल्लवों ने आंध्रपथ और सातवाहनीय क्षेत्र पर अधिकार किया। सातवाहन वंश का प्रशासनिक प्रबंध। प्रथम, राजनैतिक संगठन। सातवाहन दक्षिण में दक्षिणापथ का सर्वतोमुखी विकास इनके समय में हुआ। सातवाहन मुख्य राज्य प्रणाली एक तांत्रिक थी। राजतंत्र ही वहाँ का प्रमुख शासन तंत्र था। राज्य विधि सरल थी। राजा का उत्तराधिकारी उसका पुत्र ही होता था। वह सुव्यवस्था समाज व्यवस्था का अभिभावक था। राजा की व्यक्तिगत योग्यता पर शासन की सफलता बहुत निर्भर करती थी। सातवाहन अपने राज्य के एक विस्तृत भाग का शासन राजकीय अधिकारियों की सहायता से चलाते थे। कुछ भाग सामंतों की सहायता से भी चलाया जाता था। राज्य प्रशासन की दृष्टि से आहारों अथवा राष्ट्रों में विभक्त था। प्रत्येक आहार में कम से कम एक निगम और बहुत से गांव होते थे। गोवर्धन, सोपारा, मामल, सारवाहन आदि आहारों के नाम मिलते हैं। राजा या तो प्रतिष्ठान में रहता था या गोवर्धन आधुनिक नासिक जिला में। इसकी एक मंत्री परिषद भी होती थी जो राजा को केंद्रीय शासन में परामर्श देने के लिए होती थी। गिरनार अभिलेख में रुद्रा दमन की मंत्री परिषद का उल्लेख है। उस समय मंत्रियों की कई श्रेणियां होती थी, जिनमें सचिव, अमात्य मुख्य थे। सचिव, मति सचिव, कर्म सचिव नामक 2 श्रेणियों में बटे हुए थे।
इसके अलावा एक सेनापति भी होता था जो सैनिक विभाग की देखभाल करता था। सामंत प्रथा उस समय लगभग 3 प्रकार की होती थी: राजा, महाभोज तथा महारथी। राजा प्रथम दर्जे के सामंत थे जिन्हें प्रशासन में उच्च शक्तियां प्राप्त थी। इन्हें भूमि कर इकट्ठा करने, अपने नाम के सिक्के चलाने का अधिकार था। महाभोज तथा महारथी छोटे छोटे जागीरदार होते थे। वो पश्चिम दक्षिण के भागों में निवास करते थे। प्रशासनिक इकाई के आधार पर अनेक इकाइयों में सातवाहन साम्राज्य बटा हुआ था। उनके प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई महाक्षत्रप थी। यह इकाई राजकुमारों को प्रशासन संबंधी प्रशिक्षण देती थी। महाक्षत्रप के साथ एक क्षत्रप की भी नियुक्ति की जाती थी। बहुधा यह महाक्षत्रप का ही पुत्र होता था। गांव के मुखिया को ग्रामक, गोलमिक कहा जाता था। प्रत्येक ग्रामक के पास 25 पैदल, 25 घुड़सवार, 9 रथ, 9 हाथियों की सेना होती थी। सैनिक प्रबंध। सेनापति सेना का मुखिया होता था। युद्ध उसकी अधीनता में लड़े जाते थे, लेकिन मुख्य जो निर्देशन होता था वो राजा का रहता था। मुख्य सेनापति का कार्य सेना की भर्ती करना, उन्हें प्रशिक्षण देना, समय समय पर सेना की परेड करना, उनको वेतन देना, युद्ध के समय सेना सहित युद्ध के मैदान में उपस्थित रहना। सेना में पैदल, घुड़सवार, हाथी, रथ सेना होती थी। सामाजिक व्यवस्था में की बात करें तो इसमें 4 वर्णों के अतिरिक्त कुछ ऐसे वर्गों और वर्णों की उत्पत्ति हुई जिनका आधार व्यवसाय था। समाज में स्त्रियों का स्थान पूर्ववत था। पुत्रों के साथ माता का नाम भी सम्मिलित किए जाने की प्रथा यहाँ आरंभ हो गई थी। माँ के नाम और गोत्र के अनुसार ही वंश चलते थे। राजाओं के नाम के साथ जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, माठरी पुत्र आदि मातृ पदक पदवियां समाज में उस टाइम आदरपूर्वक ली जाती थी। इस युग में नागनिका, गौतमी, बलश्री आदि नारियों के उदाहरण उस बात का संकेत देते हैं कि पतियों के साथ उनकी स्त्रियों की भी शासन में भाग लेती थी। नागनिका ने अपने पति के साथ 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। पर्दा प्रथा का कोई उदाहरण नहीं मिलता। अंतरजातीय और वर्णांतर विवाह होते थे। प्रथम शांतकर्णी ने क्षत्रिय वर्ण के अंगकुलीय मारठी की कन्या नागनिका और वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने महाक्षत्रप रुद्रदमन की लड़की से विवाह किया था। आंध्र सातवाहन शासक ब्राह्मण थे। समाज में ब्राह्मण का सर्वोपरि स्थान था। गौतमी पुत्र सातकर्णी को एक ब्राह्मण कहा गया है। उसको क्षत्रिय दर्पमान मर्दन भी कहा गया है। उसने वर्ण संकरता को रोका था। फिर भी सातवाहन शासकों ने अंतरजातीय विवाह पर तत्कालीन समाज में विदेशियों के भारतीयकरण की विचारधारा को आगे बढ़ाया। समाज की आर्थिक व्यवस्था पर भी कुछ वर्ग देखे गए। कृषि क्रम के अतिरिक्त मनुष्य
नाना प्रकार के उद्योग धंधों में लगे हुए थे। सोना, लोहा, कांसा, अन्य धातु, बांस, माली, मछुए, जुलाहे आदि व्यवसायियों के उल्लेख से स्पष्ट है कि लोग कृषि की व्यवस्था में योगदान करने के साथ साथ उद्योग धंधों के विकास में भी संलग्न थे। व्यवसायी पृथक पृथक संघों में संगठित थे, जिन्हें श्रेणी अथवा निकाय नाम से जानते हैं। निकाय बैंक का भी काम करता था। लोग उसमें अपना धन जमा करते थे और उसके बदले में ब्याज मिलता था। उसपधात ने 2 निगमों में धन जमा किया। अन्य विक्रेता जैसे धंजिक, कुम्हार, जुलाहा, तिलपिपक, तेली, कांसे के धातुकार, वंशकार, बांस के व्यवसायी आदि विभिन्न श्रेणियां उस टाइम देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बुनकर, केसकर, दरकार, धत्रिक, धनिक आदि का उल्लेख मिलता है। चांदी और तांबे के सिक्कों को करसापण तथा सोने के सिक्कों को स्वर्ण कहते थे। स्वर्ण चांदी के 35 करसापण के बराबर होता था। महावस्तु में 36 प्रकार के शिल्पों का तथा मिलिंद पन्हों में 75 व्यवसायों का उल्लेख है। इस काल में रेशम उद्योग को भी प्रोत्साहन मिला। उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी का विकास हुआ। शिल्पकारों ने धन से उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलती थी। कारीगर अब राज्य के नियंत्रण से मुक्त थे। कई नगरों में श्रेणियों ने अपने सिक्के भी प्रचलित किए। त्रिपुरी, महिष्मती, विदिशा, एरण, मध्यमिका, वाराणसी आदि नगरों के नामों का उल्लेख भी उनकी ताम्र मुद्राओं में मिलता है। व्यापार। पेरिप्लस तथा टॉलमी के अनुसार देश में व्यापार एवं उद्योग के केंद्र स्थापित किए गए। नासिक, जुनार, प्रतिष्ठान, धनकटक, करहाटक आदि प्रसिद्ध व्यावसायिक और औद्योगिक केंद्र बन चुके थे। भरूकच, सोपारा और कल्याण प्रसिद्ध बंदरगाह थे। इन स्थानों से विदेशी व्यापार होता था। कारवां और नावें परिवहन के मुख्य साधन थे। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के पर जहाज और मस्तूल की आकृति बनी हुई है। देश के अंदर भी विदेशी व्यापारी अपना सामान बेचने आते थे। यातायात और व्यापार के लिए देश में बहुत बड़ी सड़कें थी। व्यापार के लिए जल और स्थल दोनों मार्गों का प्रयोग होता था। राज्य में मुद्राओं का प्रचलन था। तत्कालीन व्यापारिक स्थिति का ज्ञान हमें पेरिप्लस की कथा से ज्ञात होता है। राजा के संरक्षण में कृषि भूमि पर खेती होती थी। धर्म। इस युग में वैदिक धर्म का विशेष उत्कर्ष हुआ। बौद्धों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप और सातवाहनों का राजाश्रय प्राप्त होने से वैदिक धर्म का पुनरुत्थान संभव हुआ। वैदिक देवमंडल के इंद्र, वरुण, यम, चंद्र, सूर्य आदि देवताओं का नाम प्राय इनके सातवाहनों के उत्कीर्ण लेखों में मिलता है। वैदिक यज्ञों में अश्वमेध, राजसु, अग्न्याध्याय, आप्तोयाम, गर्गातिरातर, गवायम आदि यज्ञ का अनुष्ठान होता था। इसमें ब्राह्मणों की प्रचुर मात्रा में दक्षिणा और दान का वर्णन मिलता है। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के साथ पौराणिक धर्म और वैष्णव धर्म का उदय होता हुआ प्रतीत होता है। वैदिक देवमंडल के साथ ही धर्म शिव, कुबेर, लोकपाल आदि पौराणिक और वासुदेव आदि देवताओं के नाम का
भी उत्कीर्ण लेखों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नंदी और नाग पूजा का प्रमाण भी मिलता है। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान करने और दान देने की प्रथा भी शुरू हो चुकी थी। नहपान का दामाद ऋषभ पंत इस बात का प्रमाण है कि नासिक अभिलेख में धर्मदेव और उसके पुत्र इंद्राणी दत्त के नाम मिलते हैं। वे यवन थे, उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। कार्ले अभिलेख में सिंहदवज और धर्म नामक 2 यवनों का उल्लेख है। साहित्य। सातवाहन शासक साहित्य और कला के प्रेमी और संरक्षक थे। स्वयं कुछ शासक भी बड़े विद्वान और पंडित थे। वैदिक धर्म और संस्कृत के पोषक तो वे लोग प्राकृत भाषा और साहित्य को भी उनके समय में बहुत प्रोत्साहन मिला। उनके लेखों में प्राकृत का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि संस्कृत की भी गहरी छाप है। हाल नाम का राजा प्राकृत का अच्छा कवि था। संस्कृत व्याकरण कांतर्तर का लिखने वाला सरवर्मन भी हाल की ही राज्यसभा में रहता था। मृच्छकटिका के लेखक राजा शूद्रक को भी सातवाहन कालीन बताया जाता है। विश्व के नाट्य साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। नाटक में पात्रों की विविधता और घटनाओं की बहुलता भी उस समय के नाटकों की विशेषताएं हैं। सार्थवा ब्राह्मण भी होते थे। चारुदत्त जाति का ब्राह्मण होते हुए भी सार्थवा का पुत्र था। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को भी इसी युग का बताया जाता है। उन्हें चिकित्सक ज्योतिषी का जनक माना जाता है और शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। वह किसी सातवाहन राजा के मित्र थे। कला के क्षेत्र में भी सातवाहनों की अपूर्व देन है। स्तूप और चैत्य इस समय में मुख्य इनकी कलात्मक रीतियों के रूप में 2 भागों में बांट सकते हैं। स्तूपों पर सुंदर चित्रकारियां की गई। उस समय अमरावती व जगियापेटा के स्तूप महत्वपूर्ण है। अमरावती का स्तूप की विशेषता है कि संगमरमर प्रस्तर की इस पर पट्टिकाएं हैं, आवरण पट्टिकाएं हैं। यंत्रकला, भवन निर्माण कला शैली और सजावट इस समय के भवनों पर की गई। छतों और दीवारों पर चित्रकारियां की जाती थी। रंग बिरंगे लेप तैयार किए जाते थे। एक अन्य साहित्य के क्षेत्र में गुणाढ्य नामक कवि ने बृहत्कथा नामक ग्रंथ लिखा। इसी समय सरववर्मा ने व्याकरण ग्रंथ कात्यंतर की रचना की, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। सातवाहन शासक हाल की पत्नी मल्यवती ने भी संस्कृत भाषा की विदुषी थी। इस युग में बना सबसे बड़ा चैत्य पश्चिमी दक्षिण भारत का कार्ले का चैत्य है, जिसकी लंबाई 124 फुट और चौड़ाई 45 फुट, ऊंचाई 45 फुट है। इसमें दोनों ओर 30 स्तंभ हैं, जिस पर हाथी, घोड़े, पशुओं के चित्र छपे हुए हैं।
सातवाहन काल में अनेक बौद्ध स्तूप, विहार, महात्मा बुद्ध से संबंधित मूर्तियों को भी काफ़ी मात्रा में बनाया गया, जो कला की दृष्टि से उत्तम है। इस प्रकार सातवाहन शासकों के समय दक्षिण भारत में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। धन्यवाद।